तो ठीक है, अब आपको यहां तक पता चल गया होगा कि आपकी कुंडली में आपका उपपद लग्न कौन सा हाउस होगा। ये 2, 3, 4 या 8, 9, 10 इनमें से ही कोई एक हो सकता है, यानी कि टोटल 6 हाउसेज आपके मैरिज की प्रेडिक्शन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन मन में अब सवाल आएगा कि ठीक है, पता तो चल गया, लेकिन अब इसकी प्रेडिक्शन क्या है, इसमें होगा क्या मेरी मैरिड लाइफ में, ये समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आपका उपपद लग्न नंबर 2 का हाउस है, जैसा कि आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, आपने अभी कैलकुलेट भी किया होगा। अगर कैलकुलेशन करते समय आपने पाया कि आपका जो उपपद लग्न है वो सेकंड हाउस में आ रहा है, तो ये होता है हमारा मैरिज हाउस। मैरिज हाउस से अगर हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पे आता है आपका सेकंड हाउस। तो अब ये मैंने क्यों बता रहा हूं, तो 7वां घर आपका विवाह है, मैरिज है, और 8वां घर दुख है, दर्द है, पीड़ा है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, बहुत दर्द है इसमें। विवाह का दर्द सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका उपपद लग्न सेकंड हाउस आया है तो इस प्लेसमेंट को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि शादी के बाद ये इतना टेस्ट लेगा, इतना टेस्ट लेगी आपकी मैरिज कि आप भी कहोगे कि ये क्या हो रहा है। सीधी बात समझ लीजिए, ये प्लेसमेंट अक्सर दिखाता है कि मैरिज लाइफ में फैमिली, मनी, वैल्यूज, डेली बोलचाल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं रहेगी, घर वाले आ जाएंगे बीच में, उनका इंटरफेरेंस आ जाएगा बीच में, फैमिली एक्सपेक्टेशन टू मच हो जाएंगी, मनी, पैसा एक प्रॉब्लम बनेगी, पैसों की वजह से लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, कोई पैसों की वजह से नाखुश होगा, स्टेटस, जिम्मेदारी, सब कुछ बीच में आएगा। बीच में तो हर जगह आता है, पर आपके केस में ये प्रॉब्लम बनेगा और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे लोगों की शादी में सबसे बड़ा इशू होता है, हम दोनों ठीक थे पर बीच में बाकी सब आ गए, बीच में इन-लॉज आ गए, फैमिली आ गई, कभी फैमिली का इंटरफेरेंस, कभी पैसे का प्रेशर, कभी ईगो आ गया हमारी स्पीच में, कभी हमारी फूड हैबिट्स ही डिफरेंट थी। खाने पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इस पोजीशन की वजह से, क्योंकि सेकंड हाउस आपके फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। लाइफस्टाइल, वैल्यूज का क्लैश होता है। कभी आपका पार्टनर बोलेगा तुम मेरे साइड लेते ही नहीं हो, तुम तो हमेशा मम्मी की बातें सुनते हो, और मम्मी, पापा, ननद, भौजाई सब आ जाएंगे बीच में, और नीटू यही कहता रहेगा कि मैं दोनों तरफ से फंस गया हूं, पिस गया हूं, और फिर झगड़ा आपस में करेगा ये कपल। ये प्लेसमेंट बहुत बार दिखाता है कि शादी के बाद फैमिली पॉलिटिक्स बहुत बढ़ जाती है। ससुराल या अपने घर की इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप को वीक कर सकती है। पैसे, सेविंग्स, इनहेरिटेंस या फाइनेंशियल कंट्रोल आर्गूमेंट का रीजन बन जाते हैं। किसने क्या कहा, टाइप वाली बातें बहुत हो जाती, तुमने ये क्यों कहा, तुमने वो क्यों कहा, तुम उनकी बात सुन के मुझसे क्यों लड़ रहे हो, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड हाउस मैरिज को फीड करता है, मतलब आप इस रिलेशन को रोज आप इस रिलेशन को मेंटेन कर रहे हो, इस तरह से समझ के चलिए। रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ रहा है, रोज अपने वर्ड्स को, अब सोचिए आप बात करने से पहले 1000 बार सोचें, 10,000 बार सोचें कि बोलूं ना बोलूं, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में कंपैशन नहीं है, कंपैरिजन बहुत हो रहा है, साइलेंस हो रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है, नरिशमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए जब उपपद लग्न सेकंड हाउस बन जाता है तो प्रेडिक्शन सिर्फ डाइवोर्स का नहीं होता। प्रेडिक्शन ये होता है यहाँ पर कि ये मैरिज डेली मेंटेनेंस मांगेगी। अगर लैंग्वेज कंट्रोल नहीं की, फैमिली बाउंड्री सेट नहीं की और मनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो रिलेशन धीरे धीरे क्रैक करता चला जाएगा। ऐसे केसेस में बहुत बार एक पैटर्न देखने को मिलता है कि पहले जब शादी की शुरुआत होती है तो इमोशनल डिस्टेंस आने लग जाती है, फिर सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन, फिर फिजिकल डिस्कनेक्ट, और पेपर पे डाइवोर्स हो, लीगली आपका डाइवोर्स हो ना हो, लीगली आप सेपरेट हो ना हो, रिलेशनशिप अंदर से इतना खोखला हो जाता है कि आप मेंटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी, ये प्लेसमेंट फाइनल जजमेंट नहीं सुना रही है। मतलब सेकंड हाउस सुनकर ही आपको नहीं घबराना है। सेकंड हाउस में दृष्टि अगर बेनिफिक प्लैनेट्स की आ गई, उसको जुपिटर देख ले, शुक्र देख ले, बुध देख ले, चंद्रमा देख लिया, बैठ जाए वहीं पे, तो चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए नहीं रहेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर शनि, केतु, राहु, मंगल ने दृष्टि डाली या फिर वहां बैठ गए आकर, तो आप समझ गए हैवी मेलेफिक इन्फ्लुएंस अगर यहां पर हुआ तो दुख दर्द और बढ़ जाएगा और सीवियर हो जाएगा, कोर्ट कचहरी तक भी ये ले जा सकता है। यहां पे सेकंड हाउस में ना सस्टेन करना पड़ता है। सेकंड हाउस में बहुत सोच समझ के चीजें करनी पड़ती है। सेकंड हाउस में आपकी फैमिली आती है, फैमिली के साथ भी आपको एक कायदे में, एक मर्यादा में रहना पड़ता है। सेकंड हाउस में मनी, पैसा आता है, पैसे के साथ भी आपको एक रिलेशनशिप और एक मर्यादा रखनी पड़ती है। स्पीच, आपकी बोलचाल में भी मर्यादा है, और वहीं पर आपकी फूड हैबिट्स भी आती है, जिसमें आपको ये सारी वो चीजें हैं जिसको अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो जब आपका उपपद लग्न सेकंड हाउस बनेगा तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा, ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो संभल जाइए, कॉन्शियस हो जाइए। शादी अगर अभी नहीं हुई है आपकी तो
अपनी स्पीच पे बहुत काम करिए, फैमिली बाउंड्रीज को सेट कर लीजिएगा शादी से पहले ही या शादी के कुछ समय बाद, जिनमें आप में से जिनका भी रिलेशनशिप अभी चल रहा है। मनी क्लैरिटी बहुत रखिएगा, खाना साथ में खाइएगा या साथ में खाना बनाइएगा, यही रेमेडीज हैं आपकी। और रूटीन बॉन्डिंग करके एक टर्म होता है, उसको फॉलो करिएगा, यानी कि आप और आपका जो स्पाउस है वो आपस में कुछ रूटीन शेयर कर रहे हो। जैसे मैंने खाना बनाने को कहा, इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए। शादी के बाद आपको लग सकता है कि पार्टनर से इशू कम थे, सिस्टम से ज्यादा थे, परिवार से ज्यादा थे। एक और प्रेडिक्शन इसमें बनती है, कभी कभी ऐसे लोग तो सेकंड मैरिज के बारे में, कभी कभी क्या बहुत ज्यादा सेकंड मैरिज के थॉट आते हैं इनको कि लग रहा है बात बनी नहीं, आगे वाला बेहतर हो सकता है, दे गो फॉर डाइवोर्स, दे गो फॉर सेकंड मैरिज। और गलती से कुंडली में आपके एक दो अफ्लिक्शन और मिल गए 7th हाउस में, वीनस केतु, वीनस राहु अगर और मिल गया तो यही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ले जाएगा आपको। क्योंकि देखिए किसी की गलती नहीं है यहाँ पर, ये किसी के साथ भी होता उसके साथ ये हो रहा होता। हम यहाँ पे किसी को जज नहीं कर सकते। शादी अक्सर प्यार से नहीं चलती है, प्यार एक एलिमेंट होता है। एक्चुअली में प्यार को निभाने के लिए आपको इमोशनल मैच्योरिटी, पेशेंस, लैंग्वेज पे कंट्रोल, बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती हैं। प्यार करना आसान हो जाता है, लेकिन उसको निभाना, संभालना, सस्टेन करने में और भी ज़्यादा स्किल्स आपको चाहिए होती है। तो अगर आपका उपद लग्न सेकंड हाउस में आ रहा है तो बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी आपको, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ गुड मैरिड लाइफ। अब सेकंड हाउस में आपका उपद लग्न आया है तो यह भी देखने को मिलेगा कि आपका जो स्पाउस है वो कहां से आएगा। कोई फाइनेंशियल रिलेटेड स्ट्रीम की वजह से आ सकता है, फैमिली है सेकंड हाउस में, परिवार का बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पर आपकी मैरिज करवाने में। इसलिए कई बार जब आपका उपद लग्न सेकंड हाउस बनता है तो आप ये कह रहे होते हैं कि मेरी शादी ना फोर्स कराई गई है, जबरदस्ती कराई गई, जबरदस्ती मुझे अरेंज मैरिज में डाला गया है। क्योंकि फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आपकी विवाह में, आपकी मैरिज में, ये भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते दोस्तों, समझते हैं कि अगर आपका उपपद लग्न आपने कैलकुलेट किया, जो कैलकुलेशन अभी मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, और आपका कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल उपपद लग्न बना वो आपका थर्ड हाउस बन गया, यानी कि ये वाला हाउस। थर्ड हाउस को अगर हम काउंट करेंगे मैरिज हाउस से तो ये मैरिज हाउस से 9th हाउस आगे है। 9th हाउस शादी का घर होता है 7वां, 9th हाउस होता है भाग्य का, ब्लेसिंग का, एंसेस्टर्स का, पिता का, गाइडेंस का, नॉलेज का, विजडम का, हायर एजुकेशन का, लॉन्ग ट्रेवल का। अब ये शादी से जब 9 घर हम आगे गए, 7th हाउस से 9 घर आगे गए तो तीसरा घर हमको मिल गया। अगर मैं आपको सीधे सीधे बात बताऊं, उपपद लग्न थर्ड हाउस में है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मैरिज आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग बनकर आएगी, एक सुहानी हवा बनकर आएगी। ये प्लेसमेंट जनरली एक बात बताती है कि शादी के बाद लाइफ स्टैटिक नहीं रहने वाली, कुछ ना कुछ मूव होता रहेगा। आपका घर बदलेगा, आपकी जॉब बदलेगी, आपका रूटीन बदलेगा, करियर बदलेगा, जगह बदलेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस आएगा करेजियस बहुत होगा। कट टू कट अगर मैं यहां पे बातें बताऊं तो ऐसे लोगों के साथ बहुत बार होता है कि शादी के बाद रिलोकेट कर गए, ट्रैवल बहुत बढ़ गया, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, सेल्फ एफर्ट एक्टिवेट हो जाता है। आदमी या औरत दोनों में से किसी एक की लाइफ में पुश आ जाता है। अगर आप थर्ड हाउस को देखोगे तो ये 8वें घर से 8वां घर पड़ता है। कुंडली में 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का होता है और ये बहुत बड़े बदलाव का घर है, ये समझ लीजिए। तो आफ्टर मैरिज आज आप जो भी हो, जब आपका विवाह हो जाएगा वो नहीं रहोगे। पहले आप एक निठल्ले, नकारा, कामचोर आदमी हुआ करते थे, लेकिन आपका उपपद लग्न थर्ड था। द डे यू आर मैरिड, आप देखिए आप पूरी तरह से एक जेंटलमैन बन जाएंगे, जो कि एक फैमिली मैन है, घर गृहस्थी इनको संभालने वाला जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये प्लेसमेंट साफ साफ कहता है कि मैरिज आपको चलने पर, भागने पर, दौड़ने पर, अपना करेज शो करने पर मजबूर कर देगी। अगर आप पहले स्टक थे, कंफ्यूज थे, लोनली थे, कोई सपोर्ट नहीं था, ऐसा फील करते थे आपकी अनसपोर्टेड फील हो रहा है मुझे, तो शादी के बाद लग सकता है कि अब कोई है जो मेरे साथ खड़ा हुआ है। कंधे से कंधा मिलाकर आपका स्पाउस चलेगा, भवसागर भी आपको पार करा देगा। थर्ड हाउस सपोर्ट का भी हाउस है, सपोर्ट का भी घर है, इनिशिएटिव का भी घर है। इसलिए जब आप मैरिज करेंगे और आपका उपपद लग्न 3, आप बताइएगा जिनकी हो चुकी है ऑलरेडी मैरिड, क्या क्या नई नई चीजें हुई विद इन 2-3 ईयर्स ऑफ मैरिज, वो सब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। यहाँ पर मतलब मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, आप नए काम की तरफ जाएंगे, आप लोकेशन शिफ्ट करेंगे, रिस्क लेना शुरू कर देंगे। मैं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं से मैं ही कर सकता हूं मैं आप आ जाएंगे। आपका जो स्पाउस है वो ट्रैवलिंग का हो सकता है, एंथुजियास्ट हो, या आप दोनों को बहुत पसंद हो। आपका स्पाउस आपके नेबरहुड से आ सकता है, आप कहीं कोचिंग वोचिंग करने जाते थे, वहां कोई पसंद आ गया, आस पड़ोस, तो थर्ड हाउस नेबरहुड का है, पड़ोस का है, तो आपका स्पाउस आस पड़ोस से कहीं आ सकता है। थर्ड हाउस ऑनलाइन का है, आपको अपना स्पाउस ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म की वजह से मिल सकता है, जैसे कोई शादी.com वगैरह होते हैं, या फिर आपके कहीं पर कोचिंग करने जाते
जाते थे, ऑनलाइन कोई क्लासेस लेते थे, वहां पे ग्रुप में आप मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा। सोशल मीडिया से मिल सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन से मिल सकते हैं, दोस्तों के दोस्त, यानी कि आपका जो लोकल सर्कल है वहां से आपका स्पाउस आपको मिला है। थर्ड हाउस ट्रैवल का भी होता है, तो आप किसी ट्रैवल पर गए थे, आप कहीं घूमने गए थे, क्या पता वहां पे वो टकरा गया हो, और या फिर आप किसी ट्रैवल से घूम कर आए थे, फिर आपकी शादी फिक्स हुई है, फिर आपको वो पर्सन मिला है। यहां पर पर्सन अपनी इमेजेस को बेहतर बनाता भी है, साथ में मिलकर, साथ ही साथ हम दोनों साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, ये वाला माइंडसेट आ जाता है। एक फ्रेज बहुत कॉमन है इस तरह की शादियों में, और वो है कि शादी के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। हर बार चेंज इजी नहीं होता है। थर्ड हाउस आपसे एफर्ट जरूर कराएगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो ये प्लेसमेंट कंफर्ट से ज्यादा आपको मूवमेंट देगी। शादी के बाद बिजी लाइफ, ट्रैवल लाइफ, रनिंग अराउंड, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल इश्यूज भी आएंगे, पर ओवरऑल ये प्लेसमेंट काफी अच्छी प्लेसमेंट है, ग्रोथ ओरिएंटेड प्लेसमेंट है। स्पेशली जब एक हैवी अफ्लिक्शन यहां पर ना मिले, शनि मंगल केतु ये सब ना मिले, तो ये एक बड़ी अच्छी एक प्लेसमेंट आपको मिली हुई है, तो यू आर लकी। थर्ड हाउस में एक प्रेडिक्शन और बनती है, क्योंकि ये 7वें घर से 9वां घर है, तो आपका स्पाउस बहुत रिलीजियस हो सकता है, या फिर वो रिलीजियस कम था, लेकिन आफ्टर मैरिज के बाद आप दोनों के जो रिलीजन को लेकर, जो धर्म को लेकर आपकी बातें हैं, विचार है, वो बढ़ जाते हैं, वो बदल जाते हैं, और आप दोनों बहुत धार्मिक हो गए, या वो धार्मिक था उसने मुझे भी धार्मिक बना दिया, मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया, ऐसी चीजें भी, या धर्म का इन्फ्लुएंस, गुरु जी का इन्फ्लुएंस, आश्रम जाना, सत्संग सुनना, ये आपकी लाइफ में बढ़ सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस 7th हाउस से 9th आता है। 9th हाउस रिप्रेजेंट धर्म एंड रिलीजन। एक और इंटरेस्टिंग अगर मैं बात कहूं जो इस पोजीशन में हो जाता है आमतौर पे, आपको पार्टनर कैजुअल जगह पे मिलेगा, जैसे मॉर्निंग वॉक पे भी मिल सकता है आपको, किसी वर्कशॉप पे आप गए थे वहां पर भी आपको मिल सकता है, डेली रूटीन से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे थे और वो भी कर रहा था, जैसे आप दोनों दौड़ने गए थे और आपको कहीं मिल गया, तो थोड़ा सा ऐसा होगा, और ऐसा हुआ है अगर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों, अगर आपका उपपद लग्न थर्ड हाउस में आता है तो शादी कैसी चलती है, प्रेडिक्शन कैसी चलती है। अब बात करते हैं अगर आपका उपपद लग्न 4th हाउस पे आता है। अब 4th हाउस, जैसा हम जान रहे हैं कि कुंडली में ये है आपका 4th हाउस, जो कि 7वें घर से, विवाह के घर से 10वां घर बनता है। अब 7वां घर मैरिज का है, 10वां घर स्टेटस का है, प्रोफेशन का है, कर्म का है। 10वें घर में कोई भाग भाग की बातें नहीं हो रही हैं, किस्मत भगवान भरोसे कुछ नहीं, कर्म करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, स्टेटस, मेरा रुतबा होना चाहिए, ये 10वां घर समझाता है। तो 7वें घर से 10वां घर आपका चौथा घर आता है। और दोस्तों, अगर आपका उपपद लग्न 4th हाउस में पड़ रहा है, तो जनरली ये प्लेसमेंट मैरिज का सुख, घर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट और इमोशनल सेटलमेंट जिससे जोड़ता है। यानी सीधी भाषा में आपको समझाओ तो ये प्लेसमेंट कहता है भैया मजा आएगा आपको आफ्टर मैरिज, शादी में बहुत आनंद आएगा। ऐसा स्पाउस आपको मिलेगा जो कि बहुत मासूम होगा, प्यारा होगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होगा। शादी सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रहेगी, घर बसाने, जिसे एक्चुअली में जो होता है ना कि घर गृहस्थी, सबका ध्यान रखना, सबको साथ में लेकर चलना, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला एटीट्यूड आपके स्पाउस का यहाँ पे रहना चाहिए। कट टू कट अगर मैं बोलूं, ऐसे लोगों के लिए लाइफ में मैरिज के बाद घर का सेटअप स्ट्रांग होता है, यानी घर इज, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, घर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी आती है उनकी लाइफ में, या व्हीकल आएगा, कोई बड़ा व्हीकल उनकी लाइफ में आएगा। होम कंफर्ट का जो थॉट है वो बढ़ता है, घर में और ज्यादा कंफर्ट बढ़ेगा। इमोशनल नीड फॉर जो एक इमोशनल नीड है पीस की, शांति की, सुकून की, वो इंक्रीज होता है। पार्टनर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो घर जैसा एहसास दे। फैमिली स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार ये प्लेसमेंट दिखाता है कि शादी के बाद घर बड़ा हो जाता है या बदल जाता है, प्रॉपर्टी ले लेता है इंसान, या प्रॉपर्टी के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो व्हीकल के कंफर्ट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। पर्सन इमोशनली सेटल फील करता है, लाइफ में सॉफ्टनेस आती है। इस प्लेसमेंट में नेटिव अंदर से ये चाहता है बस घर में शांति बनी रहे तो सब संभल जाएगा। लेकिन इसी प्लेसमेंट की चैलेंज भी है। अगर अफ्लिक्शन आया, अफ्लिक्शन मतलब शनि केतु राहु मंगल, इन चारों में से किसी ने देखा या वहां बैठ गए आकर, तो ये पीस डिस्टर्ब होगा। मतलब बाहर से सब ठीक लगेगा, दुनिया कहेगी अरे वाह शादी हो तो ऐसी हो, कपल हो तो ऐसा हो, पर अंदर से क्या कहानी चल रही है आप ही को पता है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा अगर अफ्लिक्शन है। घर होगा, घर में कंफर्ट भी होंगे, और उस घर में शायद सुकून नहीं होगा। एक और पैटर्न देखने को मिलता है क्योंकि ये 4th हाउस है। 4th हाउस आपके परिवार, फैमिली सेटअप, आपका बचपन का घर, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका स्पाउस भी इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग करने गए थे, वहीं कोई समझ में आ गया, पसंद आ गया, या नई प्रॉपर्टी कहाँ ली थी वहीं बगल में कोई समझ में आ गया, गाड़ी खरीदने गए थे वहां कोई समझ में आ गया आपको। मम्मी का बहुत बड़ा रोल है, 4th हाउस इज मदर, तो माता, मम्मी की फैमिली, आपकी जो ननिहाल जिसे आप कहते हो, ननिहाल प्लेड अ वेरी बिग रोल इन योर मैरिज, ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अब जो बात गहरी है वो ये है कि 7वें घर से 10वां है,
योर मैरिज इज योर स्टेटस। यहां पर आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि मेरी मैरिज ना मेरे स्टेटस से जुड़ी हुई है। और देखिएगा, अगर आपका उपपद लग्न 4th आया है और कोई अफ्लिक्शन वहां पे ज्यादा नहीं है तो आफ्टर मैरिज आपका फेम बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ता है। पहले जो निठल्ले निकारे निकम्मे आप समझे जाते थे, अब भैया जी हैं, इनको इज्जत से बात करो, ये वाला आपका एटीट्यूड बढ़ने लग जाता है। संभलता, मतलब समाज आपको इस तरह से देखता है। 4th हाउस समाज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो समाज में आपका जो मान प्रतिष्ठा है वो बढ़ता है। और अगर अफ्लिक्शन होगा तो वही घट जाता है। घर छोड़कर यहाँ पर निकलने पर शायद आपका फॉर्चून और ज्यादा बढ़ जाएगा, या विदेशी कंपनियों के लिए काम करने में, विदेश जाने में, विदेश मतलब आपके जहां पे भी आप थे आफ्टर मैरिज थोड़ा उससे दूर चले जाना। आप लखनऊ में रहते थे, आफ्टर मैरिज आप बैंगलोर चले गए, वो भी विदेशी है आपके लिए। आपका कंफर्ट बढ़ता है और प्रॉपर्टी आने लगती है। ये प्लेसमेंट तब बहुत बेस्ट काम करती है अगर आप थोड़े से, मतलब इतने से भी अगर इमोशनल मैच्योर हो ना, तो बहुत बढ़िया काम करेगी और ज्यादा अच्छे से काम करेगी। बस आपको एक चीज नहीं करनी है, अगर 4th हाउस उपपद है, डोंट कंपेयर। अगर आप कंपैरिजन के चक्कर में पड़ गए कि यार वो जो प्रीति थी ना वो बहुत बढ़िया थी, ये जो नेहा आई है ना मज़ा नहीं आ रहा है, ये कंपैरिजन आपको नहीं करना। प्रीति होगी, किसी और की हो चुकी है प्रीति अब, लेकिन अब आपकी नेहा है, नेहा के साथ रहिए, संभल के रहिए। डोमेस्टिक पीस बना रहेगा और उससे ज़्यादा सुकून आजकल के टाइम में कोई नहीं है दोस्तों। आप भी समझ रहे हैं कि दुनिया समाज कहाँ जा रहा है। मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा, बिकॉज 3rd हाउस की तरह 4th हाउस भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रिलेशनशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, घर की एनर्जी को हैप्पी रखता है। तो ये था दोस्तों, अगर आपका उपपद लग्न 4th आ जाए, चौथा घर आ जाए। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं अगर आपका जो उपपद लग्न है वो 8th हाउस आ जाए तो क्या होगा। अब हम 8th हाउस पे आ गए, यानी कि जब आपने कैलकुलेशन करी थी तो आपका उपपद लग्न यानी कि यूएल आपका 8th हाउस निकल कर आया था। अब 8th हाउस 7th हाउस से दूसरा घर है और 8th हाउस अपने आप में बड़ा रहस्यमयी है। तो क्या होगा अगर आपका उपपद लग्न 8th आया है तो आपकी मैरिज के साथ क्या होगा। सबसे पहली बात आपको समझ लेना चाहिए, इस प्लेसमेंट का सिंपल मतलब है कि ये शादी, ये मैरिज बहुत कार्मिक फील होने वाली है। सीधी बात है, ऐसी शादियों में सब कुछ सरफेस पर समझ में नहीं आता, बहुत कुछ हिडन होता है। आपको आपका पार्टनर मिस्टीरियस लग सकता है, इवन कई सालों तक उसके साथ रहकर भी लग सकता है इस इंसान को अभी मैं पूरी तरह से नहीं जान पाया हूँ। इमोशंस हिडन हो सकते हैं, पेन, सफरिंग, सेक्रीफाइस, कई सारी चीजें हिडन हो सकती हैं। यहाँ पर इन लॉज का प्रेशर आपकी मैरिज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और कोई एक कई बार फील भी कर सकता है या बार बार फील कर सकता है कि कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा, या फिर बहुत हैवी कार्मिक फीलिंग आती है। जब आपको आपका पार्टनर मिला तो एकदम से आप ऐसे कनेक्ट हो गए जैसे कि पुराने जन्म के कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई बहन थे आप। इस तरह से भी फील हो सकता है। वो ट्यूनिंग, वो मैच, वो एकदम से ऐसे हो गया। इस रिलेशनशिप में कोई एक बहुत ज्यादा देगा और कोई एक बहुत ज्यादा लेगा, क्योंकि कर्म है, कोई पिछले जन्म से आया है वो हिसाब चुकता करने, वो हिसाब पूरा करने। तो आपको ये बात बार बार फील हो सकती है इस रिलेशनशिप में कि हो करना ही है। इट इज़ लाइक कि आपकी जो वाइफ है वो सुबह जल्दी सोकर नहीं उठती है और आप समझाते समझाते 5-6 साल बीत चुके हैं, पर अब आपने समझाना भी छोड़ दिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं कि ठीक है भाई, अब नहीं उठ रही है तो नहीं उठ रही है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इमोशनल डार्कनेस दिखाई देती है, हैवीनेस का फेस दिखाई देता है। यहाँ पे आपकी जो मैरिज है वो एडजस्ट होना ज़्यादा डिमांड करती है। हिडन टेंशन, हिडन रिजेंटमेंट, हिडन डिससेटिस्फैक्शन, दुख हुआ तो बताएंगे नहीं कि हमें नहीं हम चाहते थे तुम परेशान ना हो जाए, या समझेगा नहीं तो क्या फायदा बताने में, दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। अगर अच्छे शुभ ग्रह बैठेंगे या इस घर को देखेंगे, जैसे जुपिटर है, मून है, मर्कुरी है, वीनस है, ये यहाँ पर दृष्टि डालेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज यहाँ पे राहु, केतु, मंगल, शनि आ जाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा डार्क हो सकती हैं। शादी के बाद आपकी जो लाइफ है वो बहुत बदल जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है ना, तो आपको यहाँ पर हल्का नहीं भारी बहुत फील होगा। इस प्लेसमेंट में एक कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि शादी टूटने नहीं देता। ये मतलब ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं ये डाइवोर्स और सेपरेशन तक नहीं जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कर्म चुकाना है आपको। यहाँ पर आपको जब तक बैंक का लोन पे नहीं कर दोगे, बैंक वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो आपको फोन करते रहेंगे, नहीं करो घर पे भी आ जाएंगे जब तक आप कर्ज पूरा नहीं कर देंगे। यहाँ पर जो नेटिव है उसको ये फील भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में ना थोड़ा स्पार्क कम हो गया है आफ्टर सम टाइम। मतलब मैरिज सस्टेन करने की कोशिश तो जरूर होगी, पर अंदर से आदमी कभी कभी थक जाता है। 8वां घर एक पेंडिंग कर्मा का हाउस होता है। इस घर की प्रेडिक्शन बड़ी सिंपल
बनती है अगर आपका ये उपपद लग्न बना है कि स्पाउस की तरफ से ड्यूटी बढ़ेगी, स्पाउस की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, ससुराल के साइड से सर्विस या फिर हेल्थ इश्यूज या फिर डिपेंडेंसी, फैमिली बर्डन भी आ सकता है, लोन, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस के केसेस भी हो सकते हैं। और सीक्रेसी का एक पहलू जरूर रहता है, या तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में ही है वो कि वो व्यक्ति थोड़ा सीक्रेटिव लगता है, या उसकी आदत है कि चीजों को छुपा कर रखना। कभी कभी ऐसे लोगों की लाइफ में मैरिज के बाद अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट, ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, साइकोलॉजी, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन टाइप की चीजें एक्टिवेट होती हैं, पर पर्सन अंदर से ज्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन इमोशनल साइड पर दिक्कत तब आती है जब अफ्लिक्शन होगा। अफ्लिक्शन जब भी मैं कहूं समझ जाइएगा मंगल, शनि, राहु, केतु। यहां पर जो आपको प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस नजर आएंगे मैरिज में, वो पहला है ट्रस्ट इश्यूज, दूसरा है शक करना, सस्पिशियस रहना, अटैचमेंट के बाद डिटैचमेंट हो जाना। इट इज लाइक कि अगर 8th हाउस आपका उपपद लग्न बना है तो आपने खतरों के खिलाड़ी के लिए एनरोलमेंट कर लिया है। अब कई सारे एडवेंचर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इन लॉज की बात मैंने आपको बता ही दी है। डीप बॉन्डिंग के बाद सडन विड्रॉल भी होगा। ये वो पोजीशन है जो कि डेप्थ को भी नजर आती है। तो कई बार आपको आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट होगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ही इज लाइक दैट, शी इज लाइक दैट, लेट्स एक्सेप्ट इट, और इसको बर्डन ना बनाकर, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर मैं इसको फॉलो करता रहूंगा। यहां पर आप ऐसा भी देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति अंदर से अंदर काफी गुस्सा भर जाता है उसका, और फिर एक दिन कभी आकर वो गुस्सा फटता है। ऐसे प्लेसमेंट में एक लाइन बहुत कॉमन होती है, रिलेशन छोड़ भी नहीं पा रहे, पूरी तरह से जी भी नहीं पा रहे। अगर यहाँ पर मेलेफिक यानी राहु, केतु, मंगल, शनि के जैसा हैवी इन्फ्लुएंस और आ गया तो मैरिज नेटिव को अंदर से काफी डिस्टर्ब कर सकती है। बेनिफिक सपोर्ट आ जाएगा तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो जाओगे, साथ में बैठकर ज्योतिष सीखोगे, तंत्र करोगे, साधना सीखने लग जाओगे। चीजें, वही चीजें जो प्रॉब्लम बन रही थी, वही चीजें प्रॉब्लम के सोल्यूशन बनने का काम करने लगेंगी। मतलब मैरिज आपको तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। डिपेंड करता है कि अफ्लिक्शन हो रहा है, यानी कि नेगेटिव प्लैनेट्स उस हाउस को देख रहे हैं या बैठे हैं, या पॉजिटिव प्लैनेट उस हाउस को देख रहे हैं या बैठे हैं। आपको लगेगा कि मैरिज के बाद आपने सिर्फ पार्टनर नहीं, एक पूरा कार्मिक पैकेज खरीद लिया है। आपने खरीदना नहीं, पूरा कार्मिक पैकेज के लिए आपने साइन अप किया है। इसलिए उपपद लग्न जब 8वें घर में आ जाए तो गुड या बैड नहीं बोलना चाहिए इसको। ये प्लेसमेंट बस डेप्थ को दिखा रही है। ये आपके पेंडिंग कर्मास हैं जो आप यहाँ पर चुका रहे हैं। इसमें सुख सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा, ये पहले इंसान को अंदर से पकाएगा। जैसे होता है ना, सोना जितना पकता है उतनी आग उगलता है, उतना चमकता है वो, ठीक है। ये इस तरह का रिलेशनशिप है जो धीमी आंच पे पकाया जा रहा है, और बहुत टाइम बाद, एक बहुत मैच्योरिटी के एक लेवल के बाद जाकर आपको वहाँ पर पीस मिलता है। हर शादी साथ देने की नहीं होती है, कुछ शादियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें बस कर्म चुकाए जा रहे हैं, हिसाब पूरा किया जा रहा है। जब उपपद लग्न 8वां घर बनता है तो ऐसी बातें होती है। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने कितनी बातों से रिलेट किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आपने कैलकुलेशन करी थी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी, और आपका जो उपपद लग्न है वो आ गया 9th हाउस, यानी कि 7वें घर से तीसरा घर। 9th हाउस आ गया आपका उपपद लग्न। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा ना आपको, 7वें घर से इतना दूर तो रहने दो। 9th हाउस आ रहा है ना समझ में, बस इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। अब क्या होगा इसमें जब 9th हाउस आ जाएगा? जब उपपद लग्न 9th हाउस पड़ जाएगा तो लक राइज करेगा, किस्मत का घर है, भाग्य बढ़ेगा आपका। मैरिज डिले जरूर होगी क्योंकि यहाँ पर इंसान बहुत फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, भविष्य को बहुत देखता है। आप में से जिसका 9th हाउस में आ रहा है ना उपपद लग्न, और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, एक रीजन नहीं होने के शादी का मैं बता देता हूं, इसकी नाक थोड़ी सी छोटी है। सब कुछ ठीक है, पर थोड़ा हाइट 2 इंच और होती तो मजा आता। नेक्स्ट, ठीक है, बढ़िया, इससे शादी कर सकते हैं, पर ओहो इसका तो विदेश जाने का मन है, ठीक है। ये होता है, यानी कि इससे बेटर, आई डिजर्व बेटर, ये वाली फीलिंग आती है। इस वजह से आपकी जो मैरिज है वो डिले हो जाती है। लेकिन शादी तो होगी आपकी, फिर शादी होने के बाद ये फीलिंग फिर भी नहीं मरती है। आई डिजर्व बेटर, ये चलता रहता है आपके दिमाग में। भले ना बताओ दुनिया को, कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है, क्यों ऐसा चलता है। क्योंकि 9th हाउस ना भविष्य को देख रहा है, फ्यूचर को देख रहा है। तो ये हमेशा मेरा फ्यूचर अच्छा है या भविष्य में मुझको अच्छी चीज मिल जाएगी, ये कंटिन्यूअसली आपके माइंड में चलता रहता है। यहाँ पर सीधा आपको ये समझ लेना चाहिए, 9th हाउस भविष्य का है, भाग्य का है, हायर विजडम का है, लॉन्ग डिस्टेंस विजन का है, आपके धर्म का है, आपके रिलीजन का है। जब उपपद लग्न यहाँ पर आएगा, नेटिव मैरिज को कैजुअली नहीं देखता, चाहे अरेंज्ड हो चाहे लव हो, अंदर से एक आवाज चलती रहती है कि इससे बेटर हो सकता है, ये सही चॉइस है, या फ्यूचर में ज्यादा बेहतर मुझे मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म में मेरे साथ फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। कट टू कट अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे लोगों के मैरिज पैटर्न में बहुत बार ये चीजें देखने को मिलती है कि विवाह डिले हुआ, आफ्टर मैरिज भी आपका
आगे और बेहतर मिल जाएगा। और गलती से कुंडली में अगर वीनस राहु, वीनस केतु है या वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन भी है, प्लस उपपद लग्न आपका 9th में भी आ रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये चांस बन जाता है जो नहीं कटता। डिसीजन मेकिंग में ओवर थिंकिंग होगी, पार्टनर चूज करने में सिलेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एक ऑप्शन के बाद दूसरा देखने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच बढ़ जाएगा, शादी के बाद भाग्य जरूर बढ़ेगा, आपका किस्मत जरूर आपकी साथ देगी। ये प्लेसमेंट कहता है कि नेटिव इंपल्सिव मैरिज के लिए नहीं बना है, यानी कि मम्मी मेरी शादी कर दो जून या जुलाई में, मम्मी मेरा मन नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में और मम्मी ने जून में शादी कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे नेटिव अपना समय लेना चाहता है, अपना वक्त लेना चाहता है, क्योंकि उसको अपना पूरा इंटायर 20, 25, 30 साल जो वो शादी में गुजारेगा उसको प्लान करना है, सोचना है, या दिमाग में वो पिक्चर रन करनी है। ये देखने वाली बात होती है इस मैरिज में कि फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप रिश्ता सेलेक्ट कर रहे होगे तो क्वालिफिकेशन क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब ये लॉन्ग डिस्टेंस का भी हाउस है, तो आफ्टर मैरिज आप दूर जगह पे ट्रैवल करना शुरू हो गया या दूर कहीं जाकर आप सेटल हो गए, ये भी देखने को मिलता है। बट फ्यूचर बहुत अच्छा मिलेगा, ग्रोथ आपकी काफ़ी बेहतर होगी, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है। मेटलिस्टिक गेन्स की अगर बात करें तो ये पोजीशन काफ़ी बेहतर है, पैसे, धन, गाड़ी, घर, बंगले के लिए पोजीशन आपकी मैरिज के बाद आप देखोगे इन सब की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। लॉन्ग टर्म स्टेबल भी रहती है जो शादी है। यहाँ पर बस एक चीज़ ये देखने को मिलेगी आपको कि जो कनेक्शन है आपका आपके स्पाउस के साथ वो तुरंत नहीं बन पाता। अगर अरेंज मैरिज हुई है वो धीरे धीरे बनता है, और स्पेशली अगर आप दोनों बहुत रिलीजियस है तो जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर आप दोनों रिलीजियस नहीं है तो इश्यूज ज़्यादा हैं। जिस दिन आप दोनों साथ में बैठ के रिलीजन को, धर्म को समझोगे और एक तरह के रूटीन को फॉलो करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक अच्छी साइड और समझ लीजिए, 9th हाउस भाग्य का तो है ही, शादी के बाद भाग्य तो बढ़ेगा ही आपका, आपकी एजुकेशन भी बढ़ेगी, आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, आप और ज़्यादा पढ़ना या फिर आपको पढ़ाने का मन करने लग जाएगा, एंड ट्रैवल खूब सारा होने वाला है। यहाँ पे पर्सन धार्मिक और फिलोसफिकल अगर आ जाए, यानी आपका स्पाउस वैसा ही आता है। वैसे आमतौर पे अगर 9th हाउस आपको मिला है या तो वो रिलीजियस बहुत है और ज्ञान भरी बातें बहुत करे। अच्छा, ज्ञान से याद आया, जब आपका उपपद लग्न 9th होता है ना, आपका स्पाउस बहुत ज्ञान देता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है, उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, खूब सारा ज्ञान है उसके पास। आप उससे बस पूछो, वो खूब सारा ज्ञान लिख के भी देगा, बता के भी देगा। कई बार ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपको कि यस कोई है मुझे जो गाइड कर रहा है, संभाल रहा है, समझा रहा है। कई बार इरिटेटिंग भी लग सकती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मतलब ये एक मिक्स चीज़ है। कई बार आपको अच्छा भी लगेगा, कई बार आपको बहुत अच्छा नहीं भी लगेगा। लाइफ का मीनिंग, लाइफ बहुत मीनिंगफुल बन जाती है आफ्टर मैरिज, क्योंकि जो स्पाउस है वो आपको कंटिन्यूअसली एक ग्रेटर नॉलेज है, एक ग्रेटर विजडम की तरफ पुश कर रहा होता है या दे रहा होता है। स्पाउस की एंट्री के बाद इंसान का जो आउटलुक होता है दुनिया को लेकर, जिंदगी को लेकर, चैलेंजेस को लेकर, फैमिली को लेकर, वो काफी फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। ऐसे लोग, ऐसे कपल जो होते हैं ना, 9th हाउस इनका उपपद लग्न है, साथ में मिलकर फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते हैं। हम ना ये करेंगे, वहाँ पे जाके वो करेंगे ना, 2 बच्चे ही प्लान करेंगे, तीसरे में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि घर जो है ना अभी से एक माला ज़्यादा बना लेते हैं, ताकि जब बच्चे बड़े होंगे ना तो उनके लिए स्पेस वहाँ पे बन जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की फ्यूचर की बातें, बेटर फ्यूचर की बातें प्लानिंग के साथ ज़्यादा होती हैं, और इससे आपका बॉन्ड बेहतर ही बनता है। हर बार बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, याद मतलब जो आपका अगर मन में अभी भी आ रहा है ना, आई डिजर्व बेटर, देखो एक्चुअली क्या है ना, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कमिटमेंट की चीज़ है। देखो कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी XYZ, हर किसी को बेटर मिल सकता है, और आपसे, आपके स्पाउस से बेटर लोग हर समय पर इस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे, हर समय पर। ठीक है, आप जब 20 के थे तब भी एग्जिस्ट कर रहे थे, आप जब 60-50 के हो जाओगे तब भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। बात बेटर की नहीं है, बात कमिटमेंट की है। आपने किसी को दिया ना कमिटमेंट, ठीक है, अब कमिटमेंट दिया है तो अब निभाओ, ठीक है, निभाना पड़ेगा अब। नहीं तो ये कि आई डिजर्व बेटर, एवरीवन डिजर्व बेटर, और हर किसी से बेटर लोग इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में रहेंगे, और सब यही सोचने लगेंगे, तो क्या होगा। यहाँ पे ज़रूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, कि जो भी है, जितने बेटर लोग होंगे, मेरा वाला तो ये है, ये पगलू मेरा है, इसको मुझे संभालना है। तो ये है दोस्तों, जब आपका उपपद लग्न 9th हाउस में आ जाता है तो किस तरह से ये फंक्शन करता है आपकी मैरिज के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी हाउस के बारे में, यानी कि आपने पूरी कैलकुलेशन करी मेरे साथ, और आपका जो उपपद लग्न है वो 10th हाउस आ गया, 10वां घर आ गया, यानी कि आपका जो UL है वो यहाँ पर आ गया, उपपद लग्न। अब ये 7वें घर से चौथा घर हो जाता है। चौथा घर होता है सुख का, 10वां घर होता है स्टेटस का, करियर का, आपकी हैसियत का, 10वां घर होता है आपके कर्म का, मेहनत का, ठीक है, आपके करियर का, और ये विवाह के घर से चौथा घर है। विवाह का सुख अगर देखना है,
ठीक है, तो 10वां घर देखा जाता है, क्योंकि सुख जो है वो चौथा घर है, विवाह 7वां घर है, 7वें घर से चौथा घर 10वां घर पड़ गया, तो विवाह का सुख 10वें घर में है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोजीशन मिल जाती है। आप में से जिसकी भी होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शादी के बाद करियर तो अच्छा जाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतर जाएगी। इवन आप शायद पार्टनर भी ऐसा अट्रैक्ट करोगे जो करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, जिसको करियर, स्टेटस, दुनिया में हमारी इमेज क्या बनेगी, दुनिया हमें किस तरह से देखेगी, हमें पावरफुल कपल बनकर, लोगों को एक पावरफुल कॉम्बो बनकर दुनिया के सामने दिखना है, ये अप्रोच रहेगा। आपका भी रहेगा, स्पाउस का भी रहेगा, और तब जो साठगांठ बनती है रिलेशनशिप की वो काफ़ी पावरफुल होती है। पर इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब तक काम है, जब तक पैसा है, जब तक आपकी हैसियत है, जब तक आपका स्टेटस है, तब तक रिलेशनशिप काफी बढ़िया है। लेकिन जैसे ही ये डिक्लाइन होने लग जाएगा, मैरिज में इश्यूज भी आपके बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि शादी शायद इसी बेसिस पर हुई थी कि सामने वाला फाइनेंशियली या करियर वाइज एक अच्छी पोजीशन पर बैठा है, सामने वाले का जो फाइनेंशियल या करियर या स्टेटस वाइज फ्यूचर भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। शादी की क्योंकि बेस ही यही था, इसलिए आगे चलकर जब करियर या फिर आपके स्टेटस में प्रॉब्लम आएगी, जो कि सबके जीवन में आती है, या कमी आएगी, तो मैरिज में भी आपको रेडी रहना चाहिए कि वहां दोनों फ्रंट से आपको फिर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। जब आपका उपपद लग्न 10th हाउस में पड़ रहा है, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि मैरिज आपकी लाइफ में कर्म को एक्टिवेशन बनकर ही आएगी, या उसी वजह से आपकी कर्म मतलब यहाँ पे करियर ले लीजिएगा आप। इस प्लेसमेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये उन प्लेसमेंट में से है जो अक्सर शादी के बाद इंसान को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। वो लोग नहीं होते कि शादी के बाद तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये वो वाली पोजीशन में से एक पोजीशन है, आपका स्टेटस बढ़ाने वाली पोजीशन है। यहाँ पर बस हैवी अफ्लिक्शन नहीं हो, शनि राहु केतु मंगल, इनसे बचना है आपको। ये जितने ज़्यादा अफ्लिक्शन होगा, जैसे सिर्फ राहु देखेगा तो थोड़ा बहुत ही इशू है, लेकिन राहु भी देख रहा है, केतु भी देख रहा, मंगल भी देख रहा, शनि तो बैठा ही था, तो अफ्लिक्शन नेक्स्ट लेवल पर हो गया है। यहाँ पर सीधी बात अगर मैं आपको समझाऊं तो आपकी मैरिज का बेस ही कर्म है, वर्क है, स्टेटस है, पैसा है, पब्लिक लाइफ है, गोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। और कट टू कट अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे लोगों को जो स्पाउस मिल सकता है वो उनके वर्क प्लेस से, प्रोफेशन के थ्रू, पब्लिक सेटअप में, करियर नेटवर्किंग में, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, किसी कर्मा बेस्ड सेटिंग में, या शादी के बाद आप देखेंगे करियर में जंप देखेंगे, पब्लिक इमेज में इंप्रूवमेंट देखेंगे, समाज में आपकी जो हैसियत स्टेटस है उसे बढ़ता हुआ देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी, सोशल स्टेटस काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वर्क फोर्स्ड मैरिज लाइफ होगी। यानी कि आपका जो स्पाउस है वो आपसे सवाल भी ऐसे ही पूछेगा, आज बॉस ने क्या कहा, तुम्हारा वो जो पुराना वाला बॉस था मजा नहीं आ रहा उसके अंदर, वो काफी बदमाश था, ये जो नया बॉस आया ये काफी ठीक है, इसके साथ थोड़ी ट्यूनिंग, इसको डिनर पे बुला लें क्या, अरे तुम्हारा वो कलीग था ना उसको घर पे लेकर मत आया करो, बहुत गॉसिप करता है यार। इस तरह की बातें भी कपल्स के बीच में हो रही होंगी जो कि करियर, ऑफिस, वर्क या बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसी मैरिजेस में एक कॉमन पैटर्न होता है कि हम दोनों मिलकर कुछ बिल्ड करेंगे, हम दोनों मिलकर पावरफुल बनेंगे, बस रोमांस की थोड़ी सी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो वो भी भरपाई हो जाएगी। ये पार्टनरशिप को एक मिशन की तरह देखते हैं कि बहुत बार आप देखोगे ऐसे लोगों की डे टू डे मैरिज लाइफ में डिस्कशन ही ऐसी हो रही होती है कि वो प्रमोशन तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, 2 साल यहाँ वेस्ट ना हो जाए, क्या हम जॉब स्विच कर लें, क्या तुम काम करो, एक सुधीर तुम जॉब स्विच कर लो, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मेरा एक नेटवर्क है, वहाँ पे ये इस तरह से कहानी बन जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने घुमा फिरा के वही बातें बोल रहा हूँ कि फिर से स्टेटस, पैसा, मनी, धन, दौलत, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट लाइफ का पैटर्न बन जाता है। रिटायरमेंट या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, किस तरह से हम रिटायर होंगे, रिटायरमेंट का घर कहाँ होगा, हमारी फाइनेंशियल लाइफ आगे कैसी होगी, इन सब बातों में ज़्यादा चीज़ें लाइफ में हो रही होती हैं। 10th हाउस में जो चीज़ें होती हैं वो समय के साथ ग्रो कर रही होती हैं, जैसे करियर है, जैसे स्टेटस है, ग्रो कर रहा होता है। ये 10th हाउस का एक अपना एट्रीब्यूट है। तो जब ये आपका उपपद लग्न बनता है तो जो आपकी मैरिज है वो समय के साथ ज़्यादा ग्रो कर रही होती है, और भाग्य और लक और करियर और ये सब का सहारा तो आपको मिलेगा ही, सपोर्ट, नेटवर्क, डिसिप्लिन, ये सब का सहारा आपको बहुत ज़्यादा मिलने ही वाला है। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी सेट हो गई, ये फीलिंग भी आपको कई बार आएगी। जब से पार्टनर मेरी लाइफ में आया है, काम में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन एक कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो भी सुनते चाहिए। अगर आपका उपपद लग्न 10th हाउस में अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड मतलब समझ गए ना, राहु केतु मंगल शनि, इनकी दृष्टियां आना या यहाँ पे बैठ जाना, तो बहुत काम करना पड़ रहा है। तुम दिन भर काम की बातें क्यों करते हो यार, प्रोफेशन छोड़ो, ठीक है काम चल रहा है, थोड़ा रोमांस भी चाहिए मुझे, थोड़ा रिलेशनशिप की बातें भी कर लो। फिर ये लोग प्लान बनाएंगे रिलेशनशिप को भी लेकर के, हम क्या करते हैं ना, हम संडे अब डिनर करेंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे, या फिर महीने में 2 बार हम पिक्चर देखने जाएंगे, धुरंधर 2 आ गई है वो देखने चलते हैं साथ में, क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाएगा हमारा। इस तरह की बातें भी करते रहेंगे। यहाँ पे ये चैलेंजेस हो जाएंगे अगर अफ्लिक्शन है यहाँ पे, बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन है, बस अफ्लिक्शन ज्यादा ना हो, मजा आएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा अगर आपका उपपद लग्न 10th हाउस में आ जाता है। और यहां पर ये वीडियो खत्म हो गए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी तक आपको जितनी भी कहानी सुनाई है ये सिर्फ इस पूरे टॉपिक का 40% ही है।
इस पूरी चीज को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करने में आपको 3 चीजें और समझनी पड़ेंगी, जो कि मैंने शुरुआत में बताई थी, और उस पर मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं ये कमेंट बाद में करिएगा। पहले ये करिएगा कि लाइफ से रिलेट कितना हो रहा है। जिनकी शादी हो गई है, स्पेशली वो, जिनकी नहीं हुई है, अब जब भी करना ये जरूर चेक करके करना। एंड ऑल्सो हम इसका सेकंड पार्ट बनाएं, कब बनाएं, कितनी जल्दी डालें, आप मुझे कमेंट करके वो भी बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस सबको रिसर्च करने में, आपके लिए कंटेंट लाने में टाइम लगता है, वीडियो एडिटर और टीम की पूरी मेहनत लगती है। उनके अप्रिशिएशन के लिए वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हमेशा से ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को आपके लिए हमेशा ऑथेंटिक, ट्रू और इजी टू लर्न बनाते आए हैं। और इसी के साथ अगर आप ऐसे ही और तगड़े कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर, हंसते खेलते हुए अतरंगी एग्जाम्पल्स के साथ इजी टू लर्न कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, कोई मैटर नहीं मिलता, आ जाइए अकल गुरुकुल के लाइव एस्ट्रोलॉजी बैच में, जहां पर मैं और आप 5 से 6 महीने का साथ में एक सफर तय करेंगे, जहां पर आपकी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, वहां पे लाइव Q&A सेशंस होंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, आपको होमवर्क दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, और बहुत ज़्यादा जब हम सामने सामने बैठे होते हैं ना, तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। तो ज्योतिष की जर्नी में मेरे साथ आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, प्लीज़ जाइए, उस पर क्लिक करिए, फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आप तक पहुंच ही जाएगी। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।